अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर मॉडल पेपर एमसीक्यूज़ मैंने सॉल्व नहीं किए थे, अब मैं सॉल्व कर रहा हूँ। बहुत सारे बच्चों ने मुझे मैसेज किया कि सर आप जो है ना एमसीक्यूज़ सॉल्व करके दे दें। मैंने जल्दी में टिक करके भेजे हैं बहुत सारे, कुछ उसमें रॉन्ग भी हो गए। तो अब मैं सही से सॉल्व करके दे रहा हूँ, आपको सिखा भी रहा हूँ कि कैसे सॉल्व होगा। मैं चाहता था कि मैं सारे एमसीक्यूज़ जो है ना मुख्तलिफ कॉलेज के प्रीलियम पेपर के जमा करूँ और एक साथ एक वीडियो में सॉल्व करके आपके लिए डाल दूँ। चलें, अब जैसे जैसे पेपर आते जाएंगे मैं अब एमसीक्यूज़ भी पहले सॉल्व करूँगा और चीज़ें डालूंगा। तो एमसीक्यूज़ नंबर 1, एमसीक्यूज़ नंबर 1 में कह रहा है कि फाइंड द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट निकालना है। किसका? हमारे पास दिया हुआ है इसका आयोटा और 3 - 2 आयोटा इसका। अगर ये आयोटा पहले लिखा हुआ नहीं होता तो रियल पार्ट ये हो जाता, इमेजिनरी पार्ट ये हो जाता। ये आयोटा लिखा हुआ है तो पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 3 आयोटा, ये हो जाएगा -2 आयोटा स्क्वायर। ये 3 आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है तो ये प्लस हो जाएगा। तो ये पहले लिख देंगे, ये बाद में। जिसके साथ आयोटा होता है वो इमेजिनरी पोर्शन कहलाता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म है ना ये। और जो विदाउट आयोटा होता है वो रियल पार्ट कहलाता है। तो रियल पहले कह रहा और इमेजिनरी बाद में कह रहा, तो रियल और इमेजिनरी पार्ट हो गया 2 और 3। सही। एमसीक्यूज नंबर 1। एमसीक्यूज नंबर 2 का आंसर कह रहा हमारे पास z दिया हुआ है। एमसीक्यूज नंबर 2 में कह रहा है कि z इक्वल है 1 + 2 आयोटा के। हमें निकालना है मॉडुलस ऑफ z। तो मॉडुलस ऑफ z निकालेंगे तो हम लिखेंगे 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। मॉडुलस निकालने का फार्मूला ये है कि जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म दी हुई होती है ना उसका जो रियल पार्ट है अंडर रूट उसका स्क्वायर लिखेंगे, प्लस जो इमेजिनरी पार्ट है उसका स्क्वायर लिख देंगे। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाता है। इन दोनों को ऐड करेंगे √5। ऑप्शन में ये सारे आंसर दिए हुए मैं सॉल्व भी करके दिखा रहा हूँ और वो भी कर रहा हूँ। पार्ट नंबर 3 में वो कह रहा है कि 2 मैट्रिसेस ए एंड बी। एमसीक्यूज नंबर 3। एमसीक्यूज नंबर 3 में वो कह रहा है कि इफ ऑर्डर ऑफ 2 मैट्रिसेस ए एंड बी, एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ और एक बी दिया हुआ। ए का ऑर्डर दिया हुआ है हमारे पास m क्रॉस n और बी का ऑर्डर दिया हुआ है n क्रॉस p। देन व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ ए बी? हमें कह रहा है ऑर्डर ऑफ ए बी क्या होगा ये बता दीजिए। ए बी से मुराद ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या ऑर्डर है? ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स से मुराद क्या है? ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स से मुराद ये है कि नंबर ऑफ रो एंड कॉलम प्रेजेंट इन अ मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स में जितने रो और कॉलम होते हैं, इस मैट्रिक्स में 2 रो हैं और कॉलम 3 है, तो ये मैट्रिक्स कहलाएगा 2/3 ऑर्डर का। ऑर्डर में हमेशा रो पहले लिखते हैं और कॉलम बाद में। तो वो कह रहा हमें ऑर्डर ऑफ ए बी बताना है। तो 2 मैट्रिक्स सही ना, जिनमें से एक का ऑर्डर ये दिया हुआ है, एक का ऑर्डर ये दिया हुआ है। हमने ऑर्डर ऑफ ए बी निकालना है। तो जब भी हम जिन 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो जो न्यू मैट्रिक्स आता है उसका ऑर्डर इस तरह डिज़ाइन होता है कि पहली मैट्रिक्स का रो लेते हैं और दूसरी मैट्रिक्स का कॉलम लेते हैं। इसका मतलब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए बी इक्वल हो जाएगा m क्रॉस n। एमसीक्यूज नंबर 4। एमसीक्यूज नंबर 4 में वो कह रहा अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/1। कह रहा एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 2 × 1 हो, इस कॉल्ड क्या कहलाएगा वो हमारे पास? ऐसे मैट्रिक्स को क्या कहेगा? मैंने मैट्रिक्स वाला चैप्टर आपको पढ़ाया नहीं, जब मैं पढ़ाऊंगा तो ये सारी डेफिनेशन भी लिखूंगा। हमारे पास एक रॉ मैट्रिक्स होता है, एक कॉलम मैट्रिक्स होता है। अगर रॉ मैट्रिक्स को डिफाइन करूं तो मैं कहूँगा अ मैट्रिक्स विच हैज़ ओनली 1 रो। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका रो 1 होना चाहिए विद 1 और मोर कॉलम। कॉलम भले 1 हो या 1 से ज़्यादा हो, इस कॉल्ड जो है ना रॉ मैट्रिक्स, लेकिन शर्त है कि रो 1 होना चाहिए। और कॉलम मैट्रिक्स में कहेंगे अ मैट्रिक्स हुज कॉलम इज़ 1 विच हैज़ ओनली 1 कॉलम। सही है ना, विद कॉलम उसका 1 होना चाहिए, विद 1 और मोर रो, भले रो 1 हो या 1 से ज़्यादा हो। फॉर एग्जाम्पल ये दिया हुआ है हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स, रो 2 है लेकिन कॉलम 1 है, यही दिया हुआ है यहाँ पे। ये दिया हुआ है हमारे पास रो मैट्रिक्स, रो 2 है, रो 1 है, सॉरी कॉलम 2 है, यानी 1/2 का है। तो ये 1 जो है अगर कॉलम में है तो कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा। अभी बताया ना कि ऑर्डर में नंबर ऑफ रो पहले होता है, नंबर ऑफ कॉलम बाद में होता है। 1 अगर कॉलम में है तो ऐसा मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा, 1 अगर रो में है तो ऐसा मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स कहलाएगा। बाय डेफिनेशन यही है क्या मैट्रिक्स विच हैज़ ओनली 1 रो, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका रो 1 हो विद 1 और मोर कॉलम, कॉलम भले 1 हो या 1 से ज़्यादा हो, इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स विच हैज़ ओनली 1 कॉलम, कॉलम 1 होना चाहिए विद 1 और मोर रो, भले रो 1 हो या 1 से ज़्यादा हो, इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। तो कॉलम 1 है, कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा।
कॉलम मैट्रिक्स। ये इसका आंसर है पार्ट नंबर 5, यानी एमसीक्यूज नंबर 5। एमसीक्यूज नंबर 5 में वो कह रहा क्या मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू इट्स नंबर ऑफ कॉलम। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। कि जिसके नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम सेम हो, 2 3 4 5 6 7 2 9 8, नंबर ऑफ रो 3, नंबर ऑफ कॉलम भी 3 का 3 4 2 इसका मतलब जितने रो है उतने कॉलम है। डेफिनेशन यही है क्या मैट्रिक्स विच है जो ना स्क्वायर मैट्रिक्स विच है जो है ना नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल। एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके नंबर, एक ऐसा मैट्रिक्स विच है जो ना नंबर ऑफ रो विल बी इक्वल टू इट्स नंबर ऑफ कॉलम, उसे हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ये हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 5 है। पार्ट नंबर 6, यहाँ पार्ट नंबर 6 कह रहा हूँ, एमसीक्यूज नंबर 6 कह रहा है इफ ए डॉट बी इक्वल टू 0 देन द एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो एंगल बताना है, ए डॉट बी इक्वल टू दिया हुआ है 0, ए डॉट बी ये तो वेक्टर है हमारे पास, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट इक्वल होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। ये पूरी टर्म 0 कब होगी, जब ये एंगल 90 डिग्री का हो जाए। कॉस 90 0 होता है, जब यहाँ मैं एंगल की जगह थीटा की जगह 90 पुट कर दूँ, कॉस 90 0 से मल्टीप्लाई होगी सब 0 होगा, तो हमसे वो एंगल ही पूछ रहा। तो ए डॉट भी उसी सूरत में 0 होगा जब एंगल 90 डिग्री का होगा। 90 को हम रेडियन में π/2 लिखते हैं। एमसीक्यूज नंबर 6। एमसीक्यूज नंबर 7 में कह रहा है कि द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ, हमने यूनिट वेक्टर निकालना है। एक वेक्टर दिया हुआ है हमारे पास i प्लस j प्लस k, इसका निकालना है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर निकालने का फार्मूला है जो वेक्टर दिया हुआ है वो प्लस डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड यहाँ पुट करेंगे, ऊपर तो एज इट इज रहेगा। अगर हम इसका मैग्नीट्यूड निकालें तो किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने का फार्मूला है आई कंपोनेंट का स्क्वायर जे कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस के कंपोनेंट का स्क्वायर, 1 + 1 + 1, ये हो जाएगा √3। तो यहाँ लिख देंगे हम √3 आ गया। यूनिट वेक्टर ये है हमारे पास, तो ये तो एज इट इज रहेगा और इसकी जगह लिख देंगे √3। इसको उन्होंने इस फॉर्म में लिखा हुआ है, लिख दीजिए आप, वेक्टर आई प्लस वेक्टर जे प्लस वेक्टर के। पार्ट एमसीक्यूज नंबर 7 का आंसर है। एमसीक्यूज नंबर 8 कह रहा है कि इन ज्योमेट्रिक्स प्रोग्रेशन SN किसके इक्वल होता है, ज्योमेट्रिक GP SN किसके इक्वल होता है। इसमें एक ऑप्शन में यह आंसर दिया हुआ है, सम ऑफ द सीरीज कहलाता है ये, S सम को रिप्रेजेंट करता है। अगर वो कहता है AN किसके इक्वल होता है तो मैं लिखता है A × R⁻n - n। AN निकालने के लिए कहता है नंबर ऑफ टर्म। SN निकालने के वैसे आपके पास दो फार्मूला है। ये फार्मूला उस सूरत में यूज करते हैं जब R > 1 हो, और एक फार्मूला ये भी है 1 - R⁻n डिवाइडेड बाई 1 - R। ये फार्मूला उस सूरत में यूज करते हैं जब R <1 हो। उसने R को डिफाइन नहीं किया है तो उसने ये लिखा भी नहीं है। उन चारों जो है ना ऑप्शन में एक ऑप्शन ये दिया हुआ है, तो हमारे पास सम निकालने का फार्मूला आ गया R⁻1 - R-1। पार्ट नंबर 9। पार्ट नंबर 9 में कह रहा है कि इफ H इज द HM बिटवीन A एंड B, तो HM के लिए हमारे पास फार्मूला ये है, HM बिटवीन A एंड B का फार्मूला है 2AB डिवाइडेड बाई A + B। ये बाकायदा फार्मूला है हमारे पास। एमसीक्यूज नंबर 10। एमसीक्यूज नंबर 10 में कह रहा कि इफ सम ऑफ, ये दिया हुआ है आपके पास क्वेश्चन, ये दिया हुआ है और n बता रहा है 3 से स्टार्ट हो रहा है और 20 तक जा रहा है। सम करना है हमने n को। अगर ये 0 नहीं होता ना तो 3 से लेकर 20 तक के नंबरों को ऐड करना होता। अब 0 है तो n 3 से स्टार्ट हो रहा तो हम 3 से पुट करेंगे, 3 ⁻0 4 ⁻0 5 6 7 8 9, n की वैल्यू पुट करते जाएंगे, उस पर 0 पावर लिखते जाएंगे।
20 तक लिख दिया हमने। सब पर पावर 0, इट मीन दैट 1। अगर आप काउंट कीजिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ऑप्शन में लिखा हुआ है 18, आपके पास लिख लिया, ये आंसर हो गया हमारे। जीरो नहीं होता तो इन सारे नंबरों को ऐड करना पड़ता हमें। एन रेज़ टू दी पावर 0 लिखा हुआ है तो एन 3 से स्टार्ट करेंगे, हर नंबर पे पावर हम 0 लिखेंगे, एन की हर वैल्यू। पार्ट नंबर 11, पार्ट नंबर 11 में कह रहा है कि इफ द बैलेंस कॉइन इज टॉस ट्वाइस देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। अच्छा, ये चैप्टर बहुत कम पढ़ाया जाता है, मैंने ये चैप्टर सॉल्व करके डाला हुआ है, सही है ना, फर्स्ट ईयर का, और ये बड़े आसान से चैप्टर है। कह रहा बैलेंस कॉइन, एक कॉइन को टॉस किया जा रहा है 2 टाइम। कॉइन के 2 रिजल्ट होते हैं, एक टेल और एक हेड, या हेड पहले लिख लें टेल बाद में लिख लें। हम 2 कॉइन को टॉस करेंगे, कॉइन का रिजल्ट होता है 2, 2 कॉइन को टॉस करेंगे, टोटल नंबर ऑफ आउटकम निकालेंगे 4 आ जाएगा। कैसे आएगा मैं आपको सैम्पल स्पेस बना के देख सकता हूँ, दिखा सकता हूँ कि 2 कॉइन टॉस किया जा रहा, हो सकता है पहले वाले पर रिजल्ट हेड आ जाए, दूसरे वाले पर टेल आ जाए, हो सकता है पहले वाले पर हेड टेल आ जाए, दूसरे वाले पर हेड आ जाए, सही है ना। हो सकता है पहले वाले पर भी टेल आ जाए, दूसरे वाले पर भी टेल आ जाए, हो सकता है पहले वाले पर हेड आ जाए, दूसरे वाले पर भी हेड आ जाए। ये 4 पॉसिबिलिटी है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम आ गया 4। अब वो कह रहा है कि फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बोथ टेल, सही है ना, यानी इवेंट दिया हुआ है हमारे पास कि प्रोबेबिलिटी निकालनी है बोथ टेल की। ये आप जाके देखिए, वहाँ मैंने बहुत डीपली समझाया है, पर बहुत ही आसान से। तो इवेंट का आउटकम जो है वो ये है, दोनों पर टेल आने के बस एक चांसेस है। इवेंट के आउटकम को हम स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट निकालने का फॉर्मूला है स्मॉल एन डिवाइडेड बाई कैपिटल एन। स्मॉल एन 1 आ गया, कैपिटल एन 4 आ गया, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1/4। ये आंसर दिया हुआ है 1/4। 12 एमसीक्यूज नंबर 12 में वो कह रहा कि द मिडिल टर्म ऑफ द इन द एक्सपेंशन ऑफ ए प्लस बी, इस एक्सपेंशन का मिडिल टर्म जो है ना क्या होगा, ए प्लस बी की पावर 2 है, सही। मिडिल टर्म कौन सी होगी, तो मिडिल टर्म निकालने के हमारे पास किसी भी बाइनोमियल एक्सपेंशन में 2 फार्मूले हैं। मिडिल टर्म फॉर E1 निकालने, E1 का निकालने के लिए, ये E1 ही नंबर है, 2n दिया हुआ है। अगर n की जगह 1 पुट करेंगे 2 1 जा 2, 2 पुट करेंगे 2 2 जा 4, 3 पुट करेंगे E1 नंबर आता चला जाएगा। तो E1 नंबर का मिडिल टर्म निकालना हो तो n जो दिया हुआ है वो +2 डिवाइडेड बाई 2, इसका मिडिल टर्म ये आ जाएगा। 2 कॉमन ले लें तो बच जाएगा n + 1 डिवाइडेड बाई 2, तो इस एक्सपेंशन का मिडिल टर्म होगा n + 1 टर्म, ठीक है। और अगर आपकी समझ में नहीं आया तो जैसे मैं एक एक्सपेंशन पे पावर लिख दूं 8, सही है, इस एक्सपेंशन की मिडिल टर्म क्या होगी ये बताना है। आपको पता है कि बाइनोमियल्स थ्योरम में जो पावर होता है नंबर ऑफ टर्म उससे एक ज़्यादा होता है। अगर मैं इसे सिंपल तरीके से लिखूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टर्म आएंगे इसमें। मिडिल टर्म निकालना है, 4 यहाँ से निकाल दें, 4 यहाँ से निकाल दें, इसकी मिडिल टर्म हो जाएगी 5। ये सिंपल में है, वहाँ तो मैं एन तक लिख नहीं सकता था। इसको इस फार्मूले से करके देखें, E1 है ये, मिडिल टर्म निकालेंगे तो 8 + 2 डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा 5। तो इस एक्सपेंशन की 5वीं टर्म मिडिल टर्म है, तो यहाँ आ गया हमारे पास n + 1 टर्म, n + 1 टर्म मिडिल टर्म लिख दिया हमने। अच्छा, पावर अगर वो ऑड हो किसी एक्सपेंशन पे, पावर ऑड हो तो इसके 2 मिडिल टर्म आएंगे। उसका फार्मूला हमारे पास n + डिवाइडेड 1 डिवाइडेड बाई 2 और n + 3 डिवाइडेड बाई 2, 2 आएंगे ऑड पावर में। 7 में 1 ऐड करेंगे 4, 8 को 2 से डिवाइड करेंगे 4, ये हो जाएगा 10 को 2 से डिवाइड करेंगे। इसकी 4th और 5th टर्म मिडिल टर्म है। अच्छा, हम इसे सिंपल वे से करें तो पावर 7 है, नंबर ऑफ टर्म 8 होंगे, 4 यहाँ से निकाले, 4 यहाँ से, मिड में कुछ बचा ही नहीं, लिहाजा मिड वाली दोनों वैल्यू लेनी पड़ेगी 4 और 5। ये सिंपल था, ये तो लिख सकता हूँ मैं। अगर वहाँ पावर वहाँ भी n दे देता तो हम नहीं लिख सकते थे, इसलिए हमने जो है ना यही फार्मूला हमने यूज़ करना। ऑड के लिए ही है, इवन के लिए ही है।
फार्मूला नंबर ऑफ मिडिल टर्म निकालने का फार्मूला। एमसीक्यूज नंबर 13, एमसीक्यूज नंबर 13 में वो कह रहा कि इफ मॉड ऑफ एक्स लेस देन 1 है, तो वो कह रहा देन एक्स प्लस 1 प्लस एक्स की पावर जो है ना, नहीं उसने ओपन करके दिया हुआ है 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब और डॉट डॉट डॉट। इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन लिखना है, क्या आएगा? तो इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन होता है, ये भी फॉर्मूला है 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 2। ये देखिए अगर मैं इसको ओपन करूँ 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 2 बाइनोमियल थ्योरम से, तो a की जगह 1 है, b की जगह x है, n की जगह 2 है, तो a की पावर n माइनस है तो माइनस nc1 a की पावर n माइनस 1b प्लस nc2 a की पावर n माइनस 2 b की पावर 2 चलता रहेगा इसी तरह। 1 के ऊपर कुछ भी पावर हो उसका मतलब है। nc1 का मतलब n होता है, nc2 निकालना, ये हमने प्रोबेबिलिटी में किया है। जो अभी हमने प्रोबेबिलिटी का ये सवाल सॉल्व किया उसमें ये सारे मैंने बताए हुए हैं। nc2 का मतलब होता है n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, माइनस माइनस प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 3, 2 फैक्टोरियल का मतलब भी 2 ही होता है, 2 इंटू 1, 2 से 2 कैंसिल, 3 आ गया। nc2 का मतलब 3 आ गया, यहाँ 3 पुट कर दिया। 1 के ऊपर कुछ भी पावर हो 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, यहाँ भी डॉट डॉट, ये हो गया 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस डॉट डॉट, चलता चला जा रहा। ये दो एक्सपेंशन है, एक ये है और एक ये है। 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 1 को ओपन करेंगे तो आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, चलता रहेगा। सही है ना? अभी तक मैंने बाइनोमियल थ्योरम या मैथमेटिकल इंडक्शन पे वर्क नहीं किया आपके लिए, इंशाल्लाह टाइम मिलेगा करूँगा मैं। अभी तो मैं सेकेंड ईयर पे लगा हुआ था। पार्ट नंबर 14 यानी एमसीक्यूज नंबर 14 का आंसर। एमसीक्यूज नंबर 14 में कह रहा है कि हमें बताना है कि फंक्शन इवन है या ऑड है। फंक्शन ये दिया हुआ है, फंक्शन को इवन या ऑड चेक करने के लिए, इवन के लिए कंडीशन ये है कि एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल हो जाए एफ ऑफ एक्स के, तो फंक्शन इज इवन। जो फंक्शन दिया हुआ है उसमें जो वेरिएबल है उसको नेगेटिव में पुट कर देंगे और फंक्शन रिटर्न आ जाए, जो दिया हुआ है एज इट इज आ जाए, तो देन इट इज कॉल्ड इवन फंक्शन। और जो फंक्शन दिया हुआ है उसमें हम एक्स की जगह माइनस पुट करें और रिजल्ट माइनस एफ ऑफ एक्स आ जाए, देन फंक्शन इज ऑड। तो अब अगर मैं इसमें एक्स की जगह माइनस एक्स पुट करूंगा तो माइनस मॉड एक्स माइनस माइनस एक्स स्क्वायर। मॉड में अगर नेगेटिव वैल्यू हो तो उसे पॉजिटिव लिख देते हैं, और जो है ना माइनस एक्स पर स्क्वायर है तो ये प्लस का हो जाएगा, वही फंक्शन रिटर्न आ गया। तो इसका मतलब फंक्शन जो है वो इवन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इवन फंक्शन। पार्ट नंबर 15, पार्ट नंबर 15 में दिया हुआ है कि x ऑप्शन में दिया हुआ है, वो क्या सवाल ये दिया हुआ है, इसको हम इस तरह पढ़ेंगे, x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड x ग्रेटर देन 5 हो। तो इसका आंसर क्या आएगा? सॉल्यूशन सेट में लिखना। कह रहा है x बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से और x ग्रेटर देन 5 है, तो ग्रेटर देन 5 से मुराद 6 से स्टार्ट करेंगे और अप टू इनफाइनाइट तक जाएंगे, 6 7 8 9 10। तो ऑप्शन में हमारे पास दिया हुआ है आंसर, ऑप्शन में पहला दिया हुआ है 5 से लेकर इनफाइनाइट तक, तो हम ये ऑप्शन हमारे पास ये आंसर लिखेंगे 5 इनफाइनाइट। इसका सॉल्यूशन सेट है जो मैंने लिखा है, बस सॉल्यूशन सेट में ही लिखना था। ऑप्शन ये दिया हुआ था पार्ट नंबर 16 यानी एमसीक्यूज नंबर 16। एमसीक्यूज नंबर 16 में वो कह रहा ये फार्मूला है, ये चैप्टर मैंने पढ़ाया हुआ है आपको कि, और ड्राइव करके भी दिया हुआ है कि कॉस u माइनस कॉस v, इसका फार्मूला है -2 साइन u प्लस v डिवाइडेड बाई 2 और साइन u माइनस v डिवाइडेड बाई 2। पार्ट नंबर 17, पार्ट नंबर 17 में दिया हुआ है साइन 2 थीटा, ये भी फार्मूला है हमारे पास कि साइन 2 थीटा इक्वल होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा के, तो ये फार्मूला है, लिख देंगे। ये सारे फार्मूले मैंने ड्राइव करके दिखाए हुए हैं। साइन 2 थीटा है, इसको अगर मुझे ड्राइव करना पड़ जाए तो थीटा 2 थीटा को ब्रेक कर लें, थीटा प्लस थीटा, ये फंडामेंटल बन गया साइन अल्फा प्लस बीटा, तो ये हो जाएगा साइन अल्फा कॉस बीटा
प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, दोनों सेम है तो 2 टाइम हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा। ये सारे मैंने जो है ना चैप्टर पढ़ाया हुआ है आपको और उसमें ड्राइव करके दिया हुआ है। पार्ट नंबर 19, पार्ट नंबर 19 में दिया हुआ है हमारे पास द पीरियड ऑफ 10, नहीं सॉरी, पार्ट नंबर 17 था 18, कह रहा है इफ ए बी सी आर द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल देन कैपिटल आर किसके इक्वल होता है। ये भी फार्मूला मैंने ड्राइव करके दिखाया हुआ है आपको, ए बी सी डिवाइडेड बाई 4 एरिया ऑफ ट्राइंगल के। पार्ट नंबर 18 था ये, 19 नहीं है, यानी एमसीक्यूज नंबर 18 है, एमसीक्यूज नंबर 19 है। एमसीक्यूज नंबर 19 में कह रहा है कि द पीरियड ऑफ tan थीटा, हमने tan थीटा का पीरियड बताना। हमारे पास एक पीरियोडिक फंक्शन होता है, फिजिक्स में पढ़ गया है, और फंक्शन विच इज रिपीट इटसेल्फ, यानी अपने आप को दोबारा ले आए वो एज इट इज, तो देन सच अ फंक्शन इज कॉल्ड पीरियोडिक फंक्शन। मैथ में कोई फंक्शन पीरियोडिक फंक्शन उस सूरत में होगा जो फंक्शन दिया हुआ है उसमें कोई पीरियड ऐड कर दें, रिजल्ट में दोबारा वही फंक्शन आ जाए। सपोज दैट फंक्शन ये दिया हुआ है, तो मैथमेटिकल फॉर्म ये है। मैंने 12 चैप्टर भी आपको नहीं पढ़ा, पहली एक्सरसाइज में ये सारी चीज़ें दी हुई। मुझे टाइम मिला तो मैं लाजमी 12 करूँगा, मैंने 9 कर दिया आपके लिए, 10 कर दिया, सॉरी 10 कर दिया, 11 कर दिया, 12 करूँगा तो वो भी हो जाएगा, और मैं पहले 12 ही करूँगा, उसके बाद हम जाएंगे आगे। 6 कर दिया इसके अलावा एक्स्ट्रा। तो पीरियोडिक फंक्शन की डेफिनेशन ये रिपीट करते हैं। 10 पीरियोडिक फंक्शन है पाई का, वो हर पाई के बाद अपने आप को रिपीट करता है। मिसाल के तौर पे फंक्शन दिया हुआ है 10, तो अगर हम पीरियोडिक फंक्शन की डेफिनेशन लेंगे तो इसमें हम p ऐड कर दें, फार्मूला लगा लें, वेयर p इज द पीरियड ऑफ द फंक्शन टेंजेंट अल्फा प्लस टेंजेंट बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा। ये फार्मूला है ना हमारे पास जो ऊपर लिखा है मैंने, हमें दिया हुआ है 10, p की जगह हम लिख दें पाई, पाई का मतलब 180 होता है, टेन पाई 0 होता है, ये 0 हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा, दोबारा फंक्शन रिपीट हो गया, वही आ गया जो सवाल था। इसने रिपीट किया कब, जब p की वैल्यू क्या पुट की हमने, पाई, तो 10 पीरियोडिक फंक्शन है पाई का। इसी तरह साइन और कॉस अपने आप को रिपीट करेंगे कब, जब हमारे पास पीरियड होगा 2 पाई, सही है ना। तो साइन और कॉस पीरियोडिक फंक्शन है 2 पाई के, और 10 पीरियोडिक फंक्शन है पाई का। एमसीक्यूज नंबर 20 लास्ट, इसमें वो कह रहा, इसमें कह रहा हमें वैल्यू निकालनी है 10 इनवर्स -1 किसके इक्वल होता है, तो 10 ये एज इट इज है। 10 इनवर्स -1 कैलकुलेटर से निकालेंगे, बादलों का कैलकुलेटर ज़रा सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है, तो हो सकता है वो दे दे -45, वरना 10 135 की वैल्यू -1 होती है, तो यहाँ 135 भी लिख सकते हैं -45 की जगह, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 10 माइनस थीटा इक्वल होता है -10 थीटा के, 10 45 की वैल्यू होती है 1, तो -1 आ गया। हम इसे 10 इनवर्स -1 की जगह लिख देते 135, तो 10 135 भी -1 के इक्वल होगा। तो पार्ट एमसीक्यूज नंबर 20 का आंसर है -1। ठीक है जी, तो कुछ बच्चों को मैंने भेज दिया, 1-2 चीज़ें गलत हो गई थी उसमें, मैंने जल्दी में भेजा था, टाइम नहीं था मेरे पास जो है ना, तो अब मैंने ये सारा आपको सॉल्व करके दिखा दिया। तो जितने भी एमसीक्यूज पेपर में आएंगे मैं आपको सब सॉल्व करके दिखाऊंगा ताकि आपको भी क्लियर हो जाए अच्छे तरीके से। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।